मुंशी प्रेमचंद की कहानी माता का हृदय। माधवी के पति की 22 साल पहले मौत हो गई थी। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी और संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बेटा था जो इस वक्त जेल में बंद था। अपने उस घर में वो अकेली पड़ गई थी और उसके आंसू तक पहुंचने वाला कोई नहीं था। माधवी ने बड़ी ही दुख तकलीफ़ों को झेलते हुए अपने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया था। अगर माँ बेटे को जुदा करने वाली मौत होती तो माधवी सब कर लेती और उनके मन में किसी के लिए क्रोध न होता, लेकिन उन्हें जुदा करने वाले तो कोई और थे जिनके अत्याचार को सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। माधवी के मन में बार बार उनके स्वार्थियों को बदला लेने का विचार घूम रहा था। माधवी के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, जिसे देखकर ही उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। माधवी का बेटा सुंदर होने के साथ बहुत होनहार भी था। माधवी ने उसकी अच्छी परवरिश की थी। उसकी गली के सारे लोग उसके बेटे की तारीफ करते नहीं थकते थे और यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापक तक उस पर जान छिड़कते थे। माधवी के बेटे का नाम आत्मानंद था। आत्मानंद से दूसरों की दुखी तकलीफ देखी नहीं जाती थी और लोगों की मदद करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। उसने देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह कोई अपराध कर सकता है। माधवी भी यह सोचकर तड़पते हुए एक दिन काट रही थी कि आखिर उसका बेटा क्या अपराध था। आत्मानंद में गुणों का भंडार था। वह साहसी, निस्वार्थ और देश प्रेमी होने के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने वाला इंसान था। साथ ही वह राजनीतिक में रुचि रखता था। वह बेबाक था और अपने राजनीतिक लेखों की वजह से सरकारी कर्मचारियों की नज़र में आ गया था। पुलिस भी उसकी हरकतों पर नज़र रखती थी। पुलिस बस एक मौके की तलाश में थी ताकि वह उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल सके। जिले में पड़े एक डाके में उन सभी लोगों को आत्मानंद को फंसाने का अवसर दे दिया जो कि उसे पसंद नहीं करते थे। डाके के तार से जुड़े होने की हवाला देकर आत्मानंद की घर की तलाशी ली गई, जहां मिले कुछ पत्र एवं लेखों को डाके का प्रमुख कारण बताते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आरोपों के सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ और युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया और आत्मानंद के गिरोह का मुखिया करार दे दिया गया, जिसके बाद महीनों भर तक मुकदमा चला और ना जाने कहां से पुलिस ऐसे झूठे गवाह सामने लाकर खड़े कर दिए कि कोर्ट ने आत्मानंद समेत सभी युवकों को दोषी करार दे दिया और 4 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुना दी। बेटे की हर सुनवाई में जा रही माधवी ने देखा कि इंसान का चरित्र कितना नीच हो सकता है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुंचाने से नहीं चूकता। अपने बेटे को हथकड़ियों में पुलिस द्वारा जेल ले जाते देख माधवी वहीं बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद भले लोगों ने उसे टांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। माधवी को जब होश आया तो उसे पूरा बाकायदा याद आया। अपने इकलौते सहारे से दूर होने के गम से उसे खाया जा रहा था, जो उसे एक पल भी चैन की सांस तक लेने नहीं दे रहा था। कोई रास्ता न सूझने पर माधवी ने अपनी वेदना को ही प्रतिशोध में बदलने का फैसला लिया और उसके बेटे की यह दुर्दशा करने वालों को बदला लेने और अपने जीवन का मकसद बना दिया। माधवी के मन में भी प्रतिशोध का ज्वाला धधक रही थी। वह बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि जिससे उनका अत्याचारियों से बदला लिया जा सके। देर रात तक माधवी सोचती रही कि विधवा जीवन जीते 22 साल बीत गए, लेकिन अब उसे बाहर निकलना होगा। अपने अंतर्मन से
माधवी कहने लगी कि इस दुनिया में अच्छे कर्मों की कोई जगह नहीं है और हो सकता है कि ईश्वर ने भी निराश होकर हमसे मुंह फेर लिया हो। तो ऐसे में उन अत्याचारियों को दंडित करने के लिए उसे एक कदम उठाना होगा। शाम का वक्त था। लखनऊ में एक बड़ा सा बंगला झिलमिलाती लाइटों में सजा था, जहां दोस्तों की महफिल सजी थी और गाना बजाना हो रहा था। एक ओर मेज आतिशबाजियों से सजी थी, दूसरी ओर तरह तरह के पकवान रखे थे। बंगले के चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात थे, क्योंकि वह बंगला पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का था। बागची ने एक बड़ा मार का केस जीता था, जिससे खुश होकर अफसर ने उन्हें तरक्की दी थी, जिसकी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मार्के का केस, जिससे पुलिस का बेगुनाह युवकों को झूठ केस में फंसाकर जेल में भर देती थी। यहाँ आए दिन उत्सव होते ही रहते थे। महफिल में रौनक बढ़ने के लिए मुफ्त में गाने बजाने वाले आतिशबाजियों और गधों दमों पर मिठाई एवं फल फूल उन्हें आसानी से मिल जाते थे। दौड़ धूप करने के लिए सिपाहिया की एक टुकड़ी हर वक्त उसके घर पर तैनात रहती थी। महफिल में गाना बजाने का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेहमान और भोजन करने लगे थे। दुकान से दावत का सामान ढोने वाले मजदूर उन्हें कोसते हुए वहां से चले गए थे। बस बाकी बचे मजदूर के साथ एक बूढ़ी औरत वहां काम कर रही थी। वो बूढ़ी औरत चेहरे पर हल्का मुस्कान लिए अपने काम में मग्न थी। वह महिला और कोई नहीं बल्कि माधवी थी, जो बदला लेने के लिए मजदूर बनकर काम कर रही थी। महफिल खत्म होते ही सभी मेहमान जा चुके थे। इक्के दुक्के मजदूर बचा हुआ खाना समेट रहे थे। माधवी एक कोने में चुपचाप बैठ गई, एकटक सभी को देखे जा रही थी। सहसा मिस्टर बागची का नज़र माधवी पर पड़ी तो वो उसके पास पहुंचा और बोला, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाने के लिए मिला या नहीं? माधवी ने नज़र उठाकर बागची को देखा और कहा, साहब खाना तो मिल गया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको एतराज़ न हो तो मुझे यहीं कोने पर पड़े रहने दीजिए। माधवी की बात सुनकर बागची ने कहा, नौकरी कर लेगी बंगले में? बच्चे को पालना आता है क्या? बागची की बात सुनकर माधवी ने तपाक से कहा, जी साहब, बच्चे को अच्छी तरह खिलाना जानती हूँ। इसके अलावा घर के छोटे बड़े सभी काम कर सकती हूँ। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। माधवी की ओर ध्यान से देखते हुए बागची ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। माधवी को बागची के बंगले में काम करते हुए 1 महीने से अधिक हो गया था। माधवी अपने काम में इतनी निपुण थी कि उसका पूरा घर खुश था। बागची की पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा था और वह आलस एवं अपनी खराब सेहत के चलते दिन भर बिस्तर पर या सोफे पर पड़ी रहती थी और नौकरों पर चिल्लाती रहती थी। उसका स्वभाव के कारण बच्चे का ध्यान रखने वाली आया ज़्यादा दिन तक न टिक पाती। माधवी उसकी जली कची बातें सुनकर भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। इसलिए बागची की पत्नी को उससे कुछ खास शिकायतें नहीं थी। उसने बच्चे को देखभाल की जिम्मेवारी भी माधवी को ही दे दी थी। मालकिन, क्यों ऐसा बुरा विचार मन में ला रही हो? बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है और देखना, भगवान की इच्छा से सब कुशल मंगल होगा। इतने में मिस्टर बागची बोल पड़े, नहीं बूढ़ी माँ, मेरा दिमाग भले ही इन बातों को धकोसला करा देता है, लेकिन मेरे मन में एक कोना इस पर विश्वास करना चाहता है। मेरी अपनी माँ मुझे पैदा होते ही एक धोबीन को बेच दिया था, क्योंकि मुझे पहले मेरे 3 बड़े भाइयों की मौत हो चुकी थी। इसलिए मेरी जान बचाने के लिए जो उचित लगा उन्हें किया। अब की बार हमारी है, अब हमने जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम इस
आज से अपना बेटा मान लो और इसे साथ ले जाओ। हमने जब भी इससे मिलने का मन होगा चले आएंगे और खर्च का चिंता न करना। इसकी पूरी परवरिश की खर्चा हम समय समय पर तुम्हें भेजते रहेंगे। मिस्टर बागची ने कहा, मैं जिस पेशे में हूँ मुझे न चाहते हुए भी कई कुकर्म करने पड़ते हैं। झूठी शहादतें बनाकर निर्दोषों को फंसाना पड़ता है। उनकी और उनके परिवारों को न जाने कितनी बिछुआओं में सिर पर है। मैं जानता हूँ कि बुराइयाँ का फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं लोभ में आ ही जाता हूँ। अगर मैं ये सब न करूँ तो नालायक करार देकर निकाल दिया जाऊँगा। अंग्रेज़ों को यहाँ 100 खून भी माफ़ होते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को एक गलती भी हम पे भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी विनती है कि हमारे बेटों को स्वीकार कर लो। माधवी को भी उसे बच्चे से बेहद लगाव था, इसलिए वह खुशी खुशी मान गई। गदगद होते हुए माधवी ने कहा, आप दोनों की अगर यही इच्छा है तो मैं बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे को वो अमर करे। बड़ी देर से बच्चा आराम से झूले में सो रहा था। चादर से उसका मुंह ढका हुआ था। माधवी ने दूध गर्म करके बच्चों को पिलाने के लिए जैसे ही उसके मुंह के पर से चादर हटाया, उसके मुंह पर जोर से चीख निकल गई। बच्चे का शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था और चेहरा पीला पड़ा था। माधवी ने जल्द से बच्चे को गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया और जोर जोर से रोने लगी। बालक सभी को छोड़ भगवान के पास जा चुका था। दिन भर पूरे घर में मातम पसरा रहा और रोने की चीख पुकारों से जैसी पूरी घर कौंध गया हो। मिस्टर बागची और उसकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था। माधवी जो खुद बच्चे को खोने के दर्द से तड़प रही थी, उन दोनों का सांत्वना दे रही थी। माधवी ने उससे कह रही थी, अगर उसके बस में हो तो अपने प्राण देकर एक बालक को बचा लेती, लेकिन ऐसा संभव नहीं। माधवी जो अपना बदला लेने आई थी, ममता के बंधन में बंधकर स्वयं खुद लेकर जा रही थी। सच कहते हैं कि माँ का दिल दया का सागर होता है। माँ वह देवी है जिसका निर्मलता का कोई भी मैला नहीं कर सकता। कहानी से सीख। माँ की ममता का पूरा दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ अपने बच्चों की तरफ नहीं देख सकता और बच्चों की ममता के आगे वह अपना सारा क्रोध भूल जाती है। वहीं अपनी कहानी से यह सीख भी देती है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को दुख देना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।